नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए। हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की। एक यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इसकी, और वो यूनिट है ठोस अवस्था। वो यूनिट है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है। इस यूनिट के बारे में आपने 12th क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा। 12th क्लास का फर्स्ट लेसन RBSc में और NCERT में, CBSE में, दोनों में फर्स्ट लेसन ही है ठोस अवस्था। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी पदार्थ के बारे में, तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज मैटर, और उस मैटर की अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। पदार्थ को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु कोई भी हो, चाहे प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तथा जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर हम पदार्थ के बारे में बात करें तो पदार्थ के कई सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको बांटा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से पदार्थ जो है उसको 3 रूपों में और वैसे इसको 5 रूपों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले गैस अवस्था होती है, गैसियस स्टेज, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद में होती है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, और उसके बाद में होती है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडक्ट और प्लाज्मा। ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या ये अवस्थाएं होंगी, किस प्रकार से इनके बारे में बात की जाएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जब हम गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो देखो, पदार्थ के अंदर कण पाए जाते हैं। पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं कण। वो कण किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो परमाणविक हो सकते हैं, वो आणविक हो सकते हैं, वो आयनिक हो सकते हैं, किसी भी रूप में इसमें कण पाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि पदार्थ के अंदर कण पाए जाते हैं, और गैसीय अवस्था में अब इन कणों के बीच में क्या पाया जाता है, इन कणों के बीच में पाया जाता है अंतर आणविक, इन कणों के बीच में पाया जाता है अंतर आणविक आकर्षण। ठीक है, मतलब कणों के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है उसको अंतर आणविक आकर्षण कहते हैं। गैस अवस्था में जब हम बात करें तो ये अंतर आणविक आकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होगा। और इनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा गैस अवस्था में। तो गैस के कण दूर दूर पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम द्रव के बारे में बात करते हैं तो द्रव के अंदर क्या होता है, द्रव में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है कुछ ज्यादा, मतलब जो गैस है उससे कुछ ज्यादा होगा, और स्पेस जो होगा, स्पेस वो गैस की तुलना में क्या होगा, कुछ कम होगा। तो इसके कण इस तरीके से यहाँ पर पास पाए जाएंगे। ठीक है, इसके कण इस तरीके से पाए जाएंगे। जब हम ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो होता है बहुत ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा, और स्पेस जो पाया जाता है इसमें, स्पेस होता है बहुत कम। ठीक है, तो इसके जो कण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, एक कण दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे के साथ में, इस तरीके से इसके जो कण होते हैं वो आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है। 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं एक पदार्थ की, ये अवस्थाएं हैं इसकी
पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में वो रहता है। या तो वो गैस अवस्था में हो सकता है जिसमें उसके जो कण होते हैं दूर दूर पाए जाते हैं और उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही मतलब वीक होते हैं और उसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद कोई पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जा सकता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब गैस की तुलना में ज़्यादा होते हैं और स्पेस कम होता है। तीसरा वो ठोस अवस्था में पाया जा सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं और उसका स्पेस जो होता है वो सबसे कम पाया जाता है। ये दोनों अवस्थाएं अभी रिसर्च की अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा बहुत अधिक टेम्परेचर की अवस्था होती है और बीईसी बहुत लो टेम्परेचर की अवस्था होती है। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर की अवस्था होती है। सामान्यतः जो तारे, सूरज वगैरह अपनी रोशनी को प्रदर्शित करते हैं तो उनमें प्लाज्मा अवस्था ही पाई जाती है। बीईसी होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, जो संघनन के ऊपर आधारित है और बहुत कम टेम्परेचर की अवस्था है। तो ये दो अवस्थाएं तो अभी रिसर्च का विषय है और सामान्य तौर पर ये नेचर में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा अवस्था नेचर में केवल चांद, जो तारे हैं, चांद तो अपने आप नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो तारे हैं और जो सूर्य है जिनका खुद का प्रकाश होता है उनके अंदर जो विकिरणें होती हैं वो प्लाज्मा प्रकार की होती हैं। और बीईसी एक विशुद्ध प्रकार से लैब के अंदर तैयार किया गया मटेरियल होता है, लैब के अंदर तैयार किया ही जा सकता है, इसके अलावा ये नेचुरली नहीं पाया जाता। प्लाज्मा अवस्था जो होती है वो नेचुरली और भी कहीं पाई जा सकती है, वो है जब सूर्य की बिजली चमकती है तो जहां से वो बिजली की तार गुजरेगी उस जगह पर, जहां से वो बिजली की तार गुजरेगी, जहां से वो बिजली चमकती है और उसकी जो तार आती है नीचे की तरफ जब वो आती है तो जहां से वो गुजरेगी वहां पर जितनी भी हवा होगी उसको किस में बदल दिया जाएगा, प्लाज्मा कंडीशन के अंदर बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में बात कर रहे थे, गैस, द्रव, ठोस के बारे में बात कर रहे थे, प्लाज्मा, बीईसी के बारे में बात कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हमें स्टार्ट करना है वो है ठोस अवस्था। तो ठोस में आप एक चीज बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था का मतलब होता है जिसमें किसी भी पदार्थ के कणों का अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और किसी भी पदार्थ के जो कण हैं उनका जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था क्या होती है। सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, त्रिविम जानक और इकाई कोशिका क्या होती है, लेकिन उससे पहले भी हमको ये पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था क्या है, किस तरीके से आता है। क्रिस्टल विज्ञान के नियम सबसे महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल विज्ञान के अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, उसके बाद परिमेय घातांक का नियम, सममितता का नियम और क्रिस्टलों में सममिति के तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण विवर्तन, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचना का अध्ययन कैसे किया जाए, वो होता है एक्स किरण डिफ्रैक्शन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रैग समीकरण के बारे में बात करेंगे और ब्रैग समीकरण NaCl, KCl और CaCl की संरचना इसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे और इसके लिए दो विधियां हैं, लाउ और पाउडर विधि। इनके ऊपर से एक बड़ा क्वेश्चन 100% आता है कि किसी जो क्रिस्टल जालक है उसकी संरचना ज्ञात करने की लाउ विधि के बारे में बताइए या पाउडर विधि के बारे में बताइए। सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए, ठोस अवस्था के बारे में या उससे पहले जब हम इसकी गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक स्पष्ट चीज दे रखी है कि पदार्थों की गैस अवस्था में अणु एक दूसरे से अधिकतम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उनके मध्य रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। अतः उनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अस्थिर होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अस्थिर होता है। आकार का मतलब है अगर आप गैस को किसी बड़े सिलेंडर में डालोगे तो वो बड़े सिलेंडर जैसी हो जाएगी, अगर आप उसको छोटे सिलेंडर में डालोगे तो वो छोटे सिलेंडर जैसी हो जाएगी, अगर आप उसको किसी वर्गाकार प्रकार के, आयताकार प्रकार के बॉक्स में डालोगे तो उसके जैसी हो जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की जो घनाकार है, घन के अंदर डालोगे तो घन जैसी हो जाएगी, बेलन के अंदर डालोगे तो बेलन जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसका आकार फिक्स नहीं है। दूसरा, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि गैस का आयतन भी फिक्स नहीं होता। अगर आप 1 लीटर गैस को 15 लीटर के सिलेंडर में डाल दोगे तो वो पूरे 15 लीटर के अंदर फैल जाएगी, और अगर आप उस 15 लीटर गैस के सिलेंडर के अंदर 15 लीटर गैस डालोगे तब भी वो पूरे सिलेंडर के अंदर ही फैली रहेगी। तो इसका मतलब उसका आयतन जो होता है वो स्थिर नहीं होता और उसका आकार भी स्थिर नहीं होता। दूसरा है, पदार्थों की द्रव अवस्था में अणु परस्पर तीव्र आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास पास होते हैं।
अब गैस के बाद में दूसरी आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो अणु हैं या जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस वजह से वो गैस की तुलना में थोड़े थोड़े पास होते हैं, किंतु फिर भी इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक स्थान होता है जिसमें वे कंपन करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। इसलिए इनका आकार स्थिर नहीं होता जबकि आयतन स्थिर रहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लीटर द्रव हो, पानी हो मान लीजिए 1 लीटर, तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको बड़ी बाल्टी में डालोगे तो उसके जैसा हो जाएगा, अगर आप उसको किसी जग में डालोगे तो वो उसके जैसा हो जाएगा, और अगर आप किसी और पात्र में, बीकर में डालोगे या किसी और बड़े पात्र में डालोगे तो उसके जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका आकार स्थिर नहीं होता जबकि उसका आयतन स्थिर रहता है, अर्थात अगर वो 100 ml है तो वो 100 ml रहेगा, और अगर वो 500 ml है तो वो 500 ml रहेगा, चाहे आप उसको अलग अलग प्रकार के पात्र में डालकर उसका अलग अलग प्रकार का आकार बनाते रहें। अब ठोस अवस्था जो होती है, ठोस अवस्था में अणु परस्पर बहुत आकर्षण बल से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और इतनी दृढ़ता से पैक होते हैं कि वे बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते। अब इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठोस अवस्था का महत्वपूर्ण गुण है कि ठोस अवस्था के सभी प्रकार के यौगिकों का, ठोस अवस्था में सभी प्रकार के पदार्थों का आकार और आयतन दोनों ही स्थिर होंगे, अर्थात उनका आकार फिक्स है। अगर कोई पदार्थ घनाकार है तो जब तक आप बाहरी बल लगाकर उसके आकार को नहीं बदलते तब तक उसका आकार घनाकार ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है हमारे पास और वो घनाकार है, तो जब तक हम बाहर से उसको ठोका पीटी नहीं करते, उसके ऊपर बाहर से कोई आघात नहीं करते, तब तक वो घनाकार ही रहेगा। उसके बाद देखिए इनके यहाँ पर कुछ डायग्राम अवस्थाओं के दे रखे हैं। ये ठोस अवस्था और उसका आकार यहाँ पर फिक्स है, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। द्रव जो है उसका आकार किसके तरीके का है, इस बीकर के जैसा है, लेकिन उसका आयतन यहाँ तक है तो फिक्स है। 100 ml है तो 100 ml रहेगा, 500 ml है तो 500 ml रहेगा। लेकिन गैस को जब हमने भरा तो वो उसके ऊपर तक भर गई, इसका आयतन भी अस्थिर होता है और उसका जो आकार होता है यह भी अस्थिर होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ठोस अवस्था के बारे में, तो ठोस अवस्था के पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन, जिनको हम क्रिस्टलीय प्रकार के पदार्थ कहते हैं, और एक होते हैं एक्रिस्टलाइन, जिनको हम अक्रिस्टलीय प्रकार के पदार्थ कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, वास्तविकता में अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यही ट्रू सॉलिड होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस ही ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक प्रकार के ठोस होते हैं। उन पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहा गया है जो कठोर और असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिबल, जिनको और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। असंपीड्य होने के साथ एक निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले होते हैं, मतलब उनकी फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होती है। अर्थात जब हम NaCl के बारे में बात करें तो NaCl का प्रत्येक पार्टिकल जो होता है वो क्यूबिक शेप में होता है, घनाकार होता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वजह से आपको एक चीज याद रखनी है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे सभी पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो कठोर होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, असंपीड्य होते हैं मतलब नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, और इसके अलावा उनकी निश्चित ज्यामिति भी होती है। उदाहरण इसका क्या है, उदाहरण इसका है शक्कर मतलब चीनी, उसके अलावा नमक, उसके अलावा शोरा, उसके अलावा नौसादर NH4Cl, अमोनियम जो क्लोराइड होता है वो नौसादर की तरह यूज होता है। क्रिस्टल शब्द ग्रीक भाषा के क्रिस्टलोज से लिया गया। अब जो क्रिस्टल शब्द है वो बना किससे है, वो बना है क्रिस्टलोज से, क्रिस्टलोज से। अब क्रिस्टलोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वच्छ बर्फ, इसका मतलब होता है स्वच्छ बर्फ। स्वच्छ बर्फ का मतलब होता है आइस है एकदम साफ। यह नाम सर्वप्रथम खनिज क्वार्ट्ज को दिया गया। क्वार्ट्ज होता है पारदर्शी, चमकीला, कई प्रकार के आकर्षक रंगों में पाया जाने वाला एक खनिज होता है। अतः उन सभी पदार्थों को क्रिस्टलीय कहा गया जिनकी निश्चित आकृति वाले कणीय रूप होते हैं। एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थों की केवल बाह्य संरचना ही निश्चित नहीं होती, बल्कि उनकी आंतरिक संरचना अर्थात उनके अंदर पाए जाने वाले अणु, उनके अंदर पाए जाने वाले परमाणु या उनके अंदर पाए जाने वाले आयन भी एक निश्चित अवस्था में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, और बार बार जुड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं तो उसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टल है, मैं इसको यहाँ पर एक बार बना देता हूँ। अगर हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ठोस के बारे में बात करेंगे, ठोस के अंदर क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। देखिए
मान लीजिए मेरे पास ये ठोस अवस्था है, ठीक है। ठोस अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन बोलते हैं जिसको, और एक होता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलाइन बोलते हैं जिसको। अब जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है वो फिक्स होती है, जबकि उसकी अनिश्चित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें एक अवस्था पाई जाती है जिसको बोलते हैं दीर्घपरासी, लॉन्ग रेंज्ड, दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर जो अणु, परमाणु या आयन है उनकी एक ही व्यवस्था लंबी दूरी तक चलती है। जैसे मान लीजिए ए के बाद में अगर बी आता है तो फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। तो इस तरीके से इनकी अवस्था इसी तरीके से चलेगी। ए के नीचे यहाँ पर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, इस तरीके से चलती जाएगी। तो यही एक ही अवस्था, यही पुनरावृत्ति लंबी दूरी तक होती है। इसी वजह से क्या होता है, क्लोजली पैक हो जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। इसी वजह से जो क्रिस्टल होते हैं ये कठोर होते हैं। कठोर तो है, क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन क्रिस्टल कुछ ज्यादा कठोर होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है वास्तविक ठोस, इनको कहा जाता है रियल सॉलिड, ट्रू सॉलिड, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस का मतलब होता है जिनकी आकृति नहीं होती, अमॉर्फस बोलते हैं इनको। तो अब इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ी स्टडी करते हैं। दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था होती है, सही अर्थों में क्रिस्टलीय ठोस को ही ठोस पदार्थ माना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में कि अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अक्रिस्टलीय पदार्थ देखिए क्या होता है, क्रिस्टलों के आकार और आकृति। अब अक्रिस्टलीय ठोस देखिए यहाँ पर, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जिन पदार्थों, उन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जो कठोर तथा असंपीड्य होते हैं, लेकिन एक निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते। उदाहरण के लिए कांच, प्लास्टिक, रबर, रेजिन। अक्रिस्टलीय पदार्थों में कणों की एक फिक्स व्यवस्था नहीं होती और वह भी दीर्घ क्षेत्र तक कायम नहीं रहती, मतलब लघु क्षेत्र तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर ए के बाद में बी है तो ए भी आ सकता है, दो बार ए भी आ सकता है, हो सकता है एक बी बीच में आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर दो चार बी आ जाए, फिर ए आ जाए। इसका कोई फिक्स अवस्था नहीं है कि ए के बाद बी आएगा या चार ए के बाद एक बी आएगा या छह ए के बाद एक बी आएगा या पांच बी के बाद एक आएगा। इसका कोई सीधा व्यवस्थित प्रकार का तरीका नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अवस्था इसके अंदर पाई जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलों की आकार और आकृति के बारे में। प्रकृति में पाए जाने वाले कई क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, उनकी आकार और आकृति खुद ही इतनी स्पष्ट होती है कि उसको हम देखकर ही बता सकते हैं कि एक क्रिस्टलीय प्रकार का पदार्थ होता है। लेकिन कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि पाउडर या चूर्ण अवस्था में होते हैं और हमें लगता है कि यह क्रिस्टलीय प्रकार के पदार्थ हैं, परंतु वास्तविकता में जब हम उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि इनकी निश्चित आकृति और आकार इनका भी होता है। ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टल केवल प्रबल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन बोला जाता है। मतलब हमारे पास पदार्थ होते हैं क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय के अंदर भी एक और कर दिया, एक तो सामान्य आंखों से दिखाई देने वाला क्रिस्टलीय जिसकी कि हम आकार, आकृति, ज्यामिति को सामान्य तौर पर ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी के कण जो होते हैं, चीनी के कण जो हैं वो क्रिस्टलों के रूप में पाए जाते हैं, उसके टुकड़े जो हैं। लेकिन NaCl जो है उसके क्रिस्टल कई बार जो पाउडर के रूप में अगर है तो हम उसको नहीं देख सकते, जबकि सूक्ष्मदर्शी के रूप में जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे उसके क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिस्टलीय, माइक्रो क्रिस्टलाइन या बहु क्रिस्टलीय, पॉली क्रिस्टलाइन। तो इस प्रकार जो क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं, क्रिस्टलीय यौगिकों के आकार और आकृति में भी विविधता पाई जाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्रिस्टलीय यौगिक एक जैसे ही होते हैं, कि सभी के सभी क्यूबिक होंगे, सभी के सभी स्फेरिकल हो, किसी भी प्रकार से मतलब एक उनका प्रकार होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक कर रहे हैं और ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अब हम बात करते हैं
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में मुख्य अंतर क्या होते हैं? बहुत बार इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, और इसी के सापेक्ष जब हम लिखेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति नहीं होती। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस के पदार्थों की आंतरिक संरचना में कणों का निश्चित क्रम होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के आंतरिक संरचना में भी कणों का निश्चित क्रम नहीं होता। तीसरा, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, अर्थात एक निश्चित ताप पर, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में बदलता है या बदलना प्रारंभ करता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की एक विशेषता होती है कि मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है, तो जब तक पूरा पदार्थ पिघलेगा नहीं तब तक इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे वो हमारे पास पदार्थ 10 ग्राम हो और चाहे वो पदार्थ 2 किलो। ठीक है। निश्चित ताप से पहले पदार्थ पूर्णतः ठोस अवस्था में होता है, जबकि इस ताप के बाद वह पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाता है। गलनांक बिंदु पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा, अब हम जो उसको टेम्परेचर दे रहे हैं वो कहां पर खर्च हो रही है? वो है क्रिस्टल को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए पिघलने के दौरान उसका टेम्परेचर निश्चित रहता है। अर्थात आपके पास क्रिस्टलीय ठोस की चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 1000 ग्राम हो और चाहे 5000 ग्राम हो, उसका अगर एक का 120 डिग्री सेल्सियस है तो 5000 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट भी 120 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट भी 120 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसके दौरान जो आपने उसको ऊर्जा दी है वो उसके क्रिस्टल को तोड़ने में खर्च हो जाएगी। जबकि जब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय के बारे में, इन पदार्थों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ये ताप पाकर मृदु हो जाते हैं और अतः द्रवों की भांति बहने लगते हैं, और इनका ऐसा कोई निश्चित तापमान नहीं होता जिस पर पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन किया जाए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, जो ताप सुनम्य प्रकार की प्लास्टिक आती है, मतलब थर्मल से हम कह सकते हैं उसको कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है, तो उस प्रकार की जो प्लास्टिक होती है वो इसके अंदर आती है क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस में। हालांकि पूरी प्लास्टिक या क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस के अंदर आती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जाएंगे, सबसे पहले वो थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी, और मुलायम होने के बाद धीरे 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 किसके अंदर बदल जाएगी? द्रव के अंदर बदल जाएगी। इन पदार्थों का कोई निश्चित गलनांक नहीं है। ताप पाकर ये पहले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होने के बाद द्रव की तरह बहने लगेंगे। द्रवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब आप उसको उड़ेलोगे तो वो बहेगा। ठीक है, अर्थात इनका कोई ऐसा निश्चित तापमान नहीं है जो हम मेल्टिंग पॉइंट कह सकें। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस को निश्चित गलनांक होने के कारण वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अनिश्चित गलनांक होने के कारण अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, ये माना जाता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविकता में ठोस नहीं है, वो द्रव है, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पर ही वो इतने ठंडे हो चुके हैं कि वो जम गए। इसी वजह से वो किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं? ठोस की तरह। वापस बता रहा हूं मैं, ये माना जाता है कि अक्रिस्टलीय प्रकार के ठोस वास्तविकता में ठोस नहीं है। वे क्या है? वे द्रव हैं, लेकिन सामान्य ताप पर ही वो इतने ज्यादा जम गए हैं कि उनके कण आपस में मूवमेंट नहीं कर सकते और वो ठोस अवस्था के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अतिशीतित द्रव क्या होते हैं? अतिशीतित सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं अक्रिस्टलाइन प्रकार के ठोस। पांचवा देखिए, जिस प्रकार एक निश्चित ताप पर ये पिघलकर ठोस से द्रव अवस्था में आते हैं, उसी प्रकार यदि पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस बिंदु A को ठंडा किया जाए, अर्थात उसका शीतलन किया जाए, तो एक निश्चित ताप बिंदु B पर वह जमने लगेगा और तब तक पूर्णतः जम नहीं जाता, तब तक उसका टेम्परेचर स्थिर रहेगा। मतलब उल्टा जब हम करेंगे, जब हम किसी चीज को गलाते हैं तब भी यही प्रोसेस चलता है और जब हम उसको जमाते हैं तब भी यही प्रोसेस चलता है। मान लीजिए वो जमने लग गया, तो जमने तक, जब तक वो पूरा पदार्थ जमता नहीं है तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अतः इनके शीतलन वक्र जो होते हैं असतत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, A से B तक आया तो टेम्परेचर कम हो रहा था, अब B से C तक वो जम रहा है। ठीक है, ये पदार्थ जम रहा है तो टेम्परेचर उसका फिक्स है यहाँ पर, लेकिन टाइम बढ़ रहा है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं असतत प्रकार का, डिसकंटिन्यूअस प्रकार का कर्व होता है इसका कूलिंग कर्व जो है। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय के बारे में, इनके गलनांक क्रिस्टल नहीं, इनके जो गलनांक होते हैं वह भी निश्चित नहीं होते। तो पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को जैसे ठंडा करेंगे तो समय के साथ 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 ये क्या करेगा, सतत रूप से ठंडा होता जाएगा और लास्ट पॉइंट पर आकर जम जाएगा। तो इसके ये महत्वपूर्ण चीज है, इसके जो शीतलन वक्र होते हैं, कूलिंग कर्व होते हैं, वो क्या होते हैं, वो असतत प्रकार के, डिसकंटिन्यूअस प्रकार के होते हैं। और जब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय में, तो उसके जो कूलिंग कर्व होते हैं ये जो कंटिन्यूअस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर एक और गुण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, वो गुण होता है घनीय क्रिस्टलों को छोड़कर। यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण देखने वाली है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कौन सा है, क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टलों को छोड़कर अब ये गुण पाया जाता है सभी क्रिस्टलीय पदार्थों में एनाइसोट्रॉपी का। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है विषमदैशिकता। इस गुण के अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ कुछ भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न देते हैं। मतलब अपवर्तनांक का, कुछ और ऊष्मा और विद्युत चालकता, इन सभी के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आते हैं, उसे विषमदैशिकता कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं सभी के अंदर आइसोट्रॉपी पाई जाती है, अर्थात उस अक्रिस्टलीय ठोस में आप किसी भी दिशा में किसी भी पदार्थ का किसी भी गुण का, भौतिक गुण का मान ज्ञात कर लो, वो हमेशा समान आएगा, उसको हम बोलते हैं समदैशिकता। और अलग अलग दिशाओं में एक ही पदार्थ है, उसके अलग अलग दिशाओं में, मतलब ए बी सी डी, एक ए बी हो गया ऐसे, एक सी डी हो गया ऐसे, इस प्रकार से अगर हम उसका मान ज्ञात करें तो अलग अलग प्रकार से आएगा, उसको बोलते हैं विषमदैशिकता। क्रिस्टलीय ठोसों का एक विशेष गुण होता है जिसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि यह घनीय ठोसों में नहीं पाया जाता। जो घनीय प्रकार के ठोस होते हैं उनमें विषमदैशिकता नहीं होती, समदैशिकता होती है। तब हम पढ़ते हैं कि समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है। ठोसों के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है समदैशिकता एवं विषमदैशिकता का। तो यहां पर देखिए, किसी पदार्थ की समदैशिकता या आइसोट्रॉपी से तात्पर्य है उसके कुछ भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना, और विषमदैशिकता का मतलब है उसके उसी भौतिक गुणों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होना। इसको यहां पर समझिए आप। देखिए पदार्थों के कुछ भौतिक गुण, उदाहरण के लिए ऊष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जो किसी अक्रिस्टलीय यौगिक के लिए किसी भी दिशा में ज्ञात किए जाएं तो वो समान है। मतलब मुख्यतः यही गुण होते हैं, ऊष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता और अपवर्तनांक। जब हम किसी अक्रिस्टलीय यौगिक के लिए, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए इसके गुणों को देखना चाहते हैं तो वो सभी दिशाओं में समान आएंगे, लेकिन क्रिस्टलीय में अलग होता है। अतः अक्रिस्टलीय यौगिकों को समदैशिक या आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। द्रव पदार्थ और गैसें समदैशिक ही होती हैं। जितने भी द्रव पदार्थ हैं उसको आप कहीं से भी ले लो, उसकी कठोरता, मुलायम, वो इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन गैसें जो होती हैं वो सब जगह एक जैसी फैली रहती हैं, तो इस वजह से वो भी क्या रहेंगी, वो उनके गुण भी समान रहेंगे, अर्थात वो समदैशिक होती हैं। इसका कारण यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस हो, चाहे कोई द्रव हो और चाहे कोई गैस हो, इन सभी में अणु निश्चित क्रम में नहीं पाए जाते। तो वो अणु ऐसे ही पाए जाते हैं, इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो लगभग सभी जगह से समान प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी दिशा में ज्ञात करें तो वो समान ही आएगा। इसके विपरीत यदि उपयुक्त में से किसी भौतिक गुण का, मतलब ऊष्मा का, विद्युत चालकता का, कठोरता का या अपवर्तनांक का, इन चारों में से किसी भी गुण का, चारों गुणों का या किसी एक गुण का भी अगर हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए ज्ञात करें तो अलग अलग दिशाओं में इसके अलग अलग मान आते हैं। किसी भौतिक गुण का अलग अलग दिशा में अलग अलग मान आना विषमदैशिकता कहलाता है, और क्रिस्टलीय पदार्थों में विषमदैशिकता का गुण पाए जाने के कारण ही इनको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। कारण क्या है, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में विषमदैशिकता कारण है उसके कणों, उसके जो कण होते हैं उनका एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना। जैसे यहाँ पर इस डॉट के बाद ये आ गया होल, ये डॉट, ये होल, ये डॉट, ये होल। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए मैं प्रकाश की एक किरण को यहां से पास करता हूं ए और बी से, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इस डॉट के सामने ये होल आ गया, यहाँ पर होल, ये डॉट, ये होल, ये डॉट। यहाँ पर तो अलग अलग प्रकार के एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं इसमें तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे एक तरफ तो डॉट आ गए और दूसरी तरफ सारे के सारे क्या आ गए, होल आ गए।
इसी वजह से यहां पर जो हमें मान प्राप्त होगा वो यहां पर हमें मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पर तो देखिए कण जो क्या है इस तरीके से, ठीक है, मतलब एक डॉट आ गया, एक होल आ गया, एक डॉट आ गया, एक होल आ गया, एक डॉट आ गया, एक होल आ गया, एक डॉट आ गया, एक होल आ गया। जबकि यहां पर देखिए सारे डॉट डॉट एक तरफ है और हॉल एक तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विषमदैशिकता प्रकार का आचरण करेंगे। पदार्थ के कणों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण पदार्थ का गुण किस दिशा में किया जाता है यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें किसी क्रिस्टल की एक टू डायमेंशनल का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई है, उसको दर्शाया गया है। उपयुक्त क्रिस्टलीय संरचना में यदि हम किसी भौतिक गुण का अवलोकन P और Q दिशा में करते हैं तो उसका भौतिक गुण का जो मान आएगा वह A और B दिशा में अलग आएगा उससे, क्योंकि यहाँ पर कणों की व्यवस्था क्या है, दोनों जगह पर अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, इसका कारण यह है कि PQ दिशा में इसके दोनों ओर समान कणों की पंक्तियां बनी हुई है, मतलब P में यहाँ पर एक जैसी पंक्ति और यहाँ पर समान पंक्ति, जबकि AB में क्या है अलग अलग प्रकार के एकांतर क्रम में बनी है, जैसे एक छोड़ के एक प्रकार की पंक्तियां बनी है। तो इस प्रकार से इन कणों का प्रभाव इसके ऊपर अलग अलग पड़ेगा, जिससे इसका मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अक्रिस्टलीय पदार्थों में चूंकि सारे कण सभी दिशाओं में अवस्थित होते हैं, मतलब अलग अलग बिखरे हुए पाए जाते हैं, अतः सभी तरफ से भौतिक गुणों का मान समान होता है। क्रिस्टलीय यौगिकों में घनीय संरचना, इस चीज को ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय यौगिकों में भी घनीय संरचना इसका एक अपवाद होता है। घनीय संरचना वाले यौगिकों में कण इतने ज्यादा व्यवस्थित हो जाते हैं कि वो सारी तरफ से एक जैसे हो जाते हैं। इस वजह से किसी भी दिशा में हम भौतिक गुण का अध्ययन करें उसका मान क्या आएगा, समान आएगा, तो वो समदैशिक हो जाता है। तो एक बार इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन सी विषमदैशिकता किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से समदैशिकता होती है। ध्यान रखना है सभी प्रकार के क्रिस्टलीय यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विषमदैशिकता, अर्थात एक ही गुण का, और गुण कौन कौन से हैं, ऊष्मा हो सकता है, विद्युत चालकता हो सकता है, कठोरता हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक या सभी गुणों का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान प्राप्त होना विषमदैशिकता कहलाता है। और समदैशिकता का मतलब होता है इनमें से किसी भी गुण का सभी दिशाओं में एक जैसा मान प्राप्त होना समदैशिकता कहलाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता पाई जाती है, उसका कारण है उनके कणों की व्यवस्थित संरचना, और अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता पाई जाती है, इसका कारण है उनके कणों की अव्यवस्थित संरचना। जब हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोसों में सिर्फ एक अपवाद है, वो है घनीय क्रिस्टलीय ठोस का, जिसके अंदर यह विषमदैशिकता नहीं पाई जाती, जबकि समदैशिकता पाई जाती है। उसका रीजन है उसके कणों का बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्थित होना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं त्रिविम जालक और इकाई कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, त्रिविम जालक और इकाई कोष्ठिका के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। त्रिविम जालक क्या होता है, उसके अलावा उसकी इकाई कोष्ठिका क्या होती है। तो सबसे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कौन कौन सी चीजें अभी हमने की हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती, पदार्थ सबसे पहले क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका आयतन होता है उसको पदार्थ कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बीएससी। ठोस, द्रव और गैस मुख्य अवस्थाएं होती हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, उनमें से हम ठोस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने बात की कि जो गैस अवस्था होती है उसका आकार और आयतन दोनों ही अस्थिर होते हैं। द्रव का आयतन स्थिर होता है, आकार अस्थिर होता है, ठोस का आयतन भी स्थिर होता है, आकार भी स्थिर होता है। उसके बाद हमने बात की कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय प्रकार के ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय प्रकार के ठोस। क्रिस्टलीय प्रकार जो शब्द है वो क्रिस्टलोज से बना है और उसका मतलब होता है स्वच्छ प्रकार की बर्फ। इनके जो कण होते हैं उनका अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही, मतलब आंतरिक संरचना भी और बाहरी संरचना दोनों तरफ से ही वो व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं, और इसी व्यवस्था के कारण इनको क्या बोला जाता है, निश्चित ज्यामिति के कारण ही इनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय प्रकार के यौगिक। इस तरीके से इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात ए के बाद में बी या इस तरीके से कुछ भी हो तो वो लंबी दूरी तक चलेगी। जबकि अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था, लघु परासी। इसका मतलब क्या है, ए के बाद में बी भी आ सकते हैं 5-6, फिर ए आ गया, फिर एक बी आ गया, फिर हो सकता है 2-4 ए आ जाए, फिर एक बी आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर ए बी आ जाए, फिर ये आ जाए, इस तरीके से। तो इनकी लघु परासी व्यवस्था होती है, कुछ भी किसी के बाद कोई भी चीज आ सकती है। उसके बाद हमने इसके अंतर के बारे में बात की, अलग अलग प्रकार के अंतर होते हैं उनके बारे में बात की। निश्चित ज्यामिति नहीं, वास्तविक ठोस, अतिशीतल द्रव, जो जिसका शीतलन वक्र है, कूलिंग कर्व है, वो किस प्रकार से आता है उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद नेक्स्ट देखें
उसके बाद हमने समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में बात की है। समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, किन का ये गुण होता है और किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा, उसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे कि त्रिविम जालक क्या होता है। वस्तुतः हम ये मानते हैं कि सभी प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वो सारे के सारे एक जालक संरचना से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जालक संरचना होगी, ठीक है, जालक संरचना से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है या हमारा कोई कमरा है, मकान है, उसके अंदर उसकी एक इकाई ईंट होती है, ह्यूमन बॉडी की इकाई सेल्स होती है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं जब किसी क्रिस्टल के बारे में, तो उसकी जो एक इकाई होती है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और जब ये यूनिट सेल किसी निश्चित तरीके से आपस में सेट हो जाती हैं तो उससे एक स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि त्रिविम होता है, अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई गहराई या कोई भी तीन विमाएं उसके अंदर पाई जाती हैं, तो उसको हम त्रिविम जालक कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।